दो बातें हैं, एक तर्क है, दूसरा अनुभव है। आप तर्क से बात को समझना चाहेंगे तो आपको गद्य में समझना पड़ेगा, और अनुभव से समझना चाहेंगे तो पद्य में समझना पड़ेगा। गद्य और पद्य का भेद ही यही है। कवि और साहित्यकार जो बात कहता है वो पद्य में कहता है क्योंकि उसका अनुभव है, और जो गद्य में अपनी बात कह रहा है, बात वो भी कह रहा है लेकिन उसका अनुभव हो आवश्यक नहीं है। और कई बार गद्य भी पद्य जैसा लगता है। उसका कारण यही होता है कि गद्य जब अनुभव करने वाला लिखता है, जिसका अनुभव है उस विषय पर वो बोलेगा, तो फिर वो गद्य पद्य जैसा लगेगा, और वो उतना ही सरस, उतना ही सरल और उतना ही सुगम होगा समझने में जितना कविता होती है, पद्य होता है। हमने कल भी कहा था कि साहित्यकार और जो गद्य लिखने वाला है इसके बीच भेद वो यही है कि साहित्यकार दो लाइन में बात कहता है। उसने कहा आदमी को आदमी बनाने के लिए स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए, विद्वता नहीं चाहिए। स्याही उसको प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल की है। इनफैक्ट वो जो कहना चाहता है, वो कहना ये चाहता है विद्वता नहीं चाहिए, संवेदना ये चाहिए। आंख का पानी ये प्रतीक है संवेदना का। वो जो कुछ कहना चाह रहा है वो तो ये कहना चाहता है कि अगर आदमी के तौर पर आप खुद को विकसित करना चाहते हैं तो आपको आपका व्यक्तित्व संवेदनशील होना चाहिए, उसमें विद्वता नहीं चाहिए। और यही हम आपको बार बार समझाते हैं कि पढ़े लिखे इन्हें सब कुछ मिलना चाहिए। इसके पक्ष में हम भी, यदि पढ़ाई लिखाई की परिभाषा वो है जिस ढंग से कबीर पढ़े लिखे हैं, जिस ढंग से तुम पढ़े लिखे हो, अगर पढ़े लिखे की वो परिभाषा है तो पढ़े लिखों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप जिस पद्धति से पढ़े और लिखे हैं वो अहंकार, ठगी, दूसरों को बेवकूफ बनाना, इस सब को जन्म देता है। और इसी को साहित्यकार ने सिर्फ दो लाइनों में कह दिया। उसने कहा आदमी को आदमी बनाने के लिए स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। आंखों वाला पानी ये शर्म का प्रतीक है, आंख का पानी संवेदना का प्रतीक है, आंख का पानी स्वाभिमान का प्रतीक है। तो जो मानवीय गुण है वो चाहिए, ये कहना चाहता है। और ये बात निकलेगी तब जब उसका अनुभव होगा, और अनुभव जितना गहरा होगा बात उतनी ही बेहतर आएगी। आपको जो जुरिस्प्रूडेंस समझ में नहीं आता वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आप अनुभव नहीं करते। अगर कानून का अनुभव करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको इतनी आसानी से समझ में आएगा जितनी आसानी से अन्य कोई विषय आते ही नहीं है। अनिरुद्ध प्रसाद का सवाल जहां तक है, आप देखेंगे टोटल कहीं ना कहीं कॉपी कर दी गई है। कॉपी जरूरी नहीं किसी पाठ्य पुस्तक से की गई हो, जो वक्ता है उसे सुनकर भी अगर आप लिख देंगे तो वो भी कॉपी है। अनुभव ये नहीं है, और जब तक अनुभव नहीं होगा आप बात को सरल ढंग से कही नहीं पाएंगे, और सरल ढंग से कहेंगे नहीं तो जो पाठक है उसे आपकी बात समझने में दिक्कत ये होने ही लगेगी। कोई विचारक है कि यही क्या उसने, अब दिन रात को पाउंड को समझना चाहते हैं, एक मोटी मोटी कार्य योजना है। सबसे पहले उनकी पर्सनालिटी कैसी है, तो उनकी पर्सनालिटी समाजशास्त्रीय विचारक की है। वो विधि के समाजशास्त्र की बात नहीं करते, विधि को नियंत्रण का तरीका मानते हैं। यानी वो इस मत के हैं कि विधि समाज में परिवर्तन का नेतृत्व करती है, विधि समाज का अनुसरण नहीं करती। वो इस मत के मानने वाले हैं।
और जब विधि समाज में परिवर्तन का नेतृत्व करेगी तो डेफिनेटली उसे समाज में पाई जाने वाली जो मांगे हैं, दावे हैं, आवश्यकता है, इससे परिचय ये करना ही पड़ेगा। ये नहीं करेंगे, विधि समाज में परिवर्तन का नेतृत्व कर कैसे देखें? क्योंकि नेतृत्व कोई भी कर पाए, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे विचार, उसे अंततः लोगों की समस्याओं से वास्ता रखना ही होगा। अन्यथा चाहे व्यक्ति हो और चाहे विचार, वो नेता नहीं बन सकता, नेतृत्व नहीं कर सकता। तो विधि अगर समाज में परिवर्तन का नेतृत्व करेगी तो डेफिनेटली उसे सामाजिक समस्याओं से परिचित होना होगा, और जब सामाजिक समस्याओं से परिचित होना होगा तो उसे समाजशास्त्रीय तैयारी करनी होगी। और विधि निर्माण के लिए समाजशास्त्रीय तैयारी इसे करने का कोई तरीका होगा। 6-7 तरीके उन्होंने बताए कि ये तरीके समाजशास्त्रीय तैयारी के। फिर आप समाजशास्त्रीय तैयारी करेंगे तो आपको कुछ पता लगेगा, वो उन्हें भी लगा है। जो उन्हें पता लगा वो ये है कि सामाजिक अभिधारणाएं जिनके आधार पर व्यक्ति कुछ प्रकार के हितों की मांग करते हैं, व्यक्ति ही व्यक्ति का निर्माण करेगा, व्यक्ति ही समाज का निर्माण करेगा और समाज ही लोक का निर्माण करेगा। तो अंततः तो व्यक्ति है भाई, अंततः तो व्यक्ति ही है। तो हमें डेफिनेटली केवल सीमाएं परिभाषित कर देनी कि यहां तक व्यक्ति का हित, इसके बाद समाज का हित, इसके बाद लोकहित। व्यक्ति का हित मांग करता है कि उसे विवाह का अधिकार होना चाहिए, एकांतता का अधिकार होना चाहिए, ठीक। समाज का हित मांग करता है कि विवाह नामक संस्था की रक्षा होनी चाहिए, अर्थात संस्थाओं की सुरक्षा में सामाजिक हित है। तो विवाह आप किससे करोगे हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन जिससे भी करोगे उससे फिर और उसके प्रति आपको कुछ कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करना होगा, क्योंकि संस्थाओं की सुरक्षा में हमारा हित है। इसलिए हम आपके वैयक्तिक हित की सीमा परिभाषित कर देंगे कि यदि आपका मैरिड पार्टनर आपके साथ वो व्यवहार करे जो धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम में परिभाषित है, यह मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1937 या शायद 1939 है, उसमें परिभाषित है। अगर मुस्लिम महिला का मैरिड पार्टनर या मुस्लिम महिला मुस्लिम पुरुष से उस प्रकार का व्यवहार कर रही है जिसमें पारंपरिक तौर पर मुस्लिम पुरुष को तलाक का हक है, तो वे परस्पर अलग भी हो सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो चांस। क्यों? संस्था की सुरक्षा में सामाजिक हित है, इसलिए हमें नियम बनाने पड़ेंगे। तो व्यक्ति के हित की सीमा ये हम डिफाइन कर देंगे। अब शेर हो, नाखून न हो, दांत न हो, तो शेर का सम्मान शेर के तौर पर लोग अपनी इच्छा से करते रहे तो करते रहे, लेकिन शेर को अगर बकरी की तरह हाँकना शुरू कर दिया तो शेर कर कुछ नहीं पाएगा, और ऐसे शेर को कम से कम शेर नहीं कहा जा सकता। तो सीधी सी बात है कि आपका कानून सामाजिक अभिधारणा से हित को जन्म देने की प्रक्रिया और हितों की पहचान और हितों की सीमा की डेफिनेशन, इसके साथ साथ ये भी है, ये भी कानून का ही हिस्सा है कि उन हितों के संरक्षण की प्रक्रिया ये भी निर्धारित की जाए। और इस ढंग से कानून कानून नहीं रहा, कानून नियम नहीं रहा, कानून एक गतिविधि बन गया। अब एक गतिविधि है, एक व्यवस्था है, और हमने आपसे पहले भी कहा डीन रास्को पाउंड कानून का अध्ययन विधिक व्यवस्था के रूप में करते हैं। अब ये एक व्यवस्था बन गया जिसमें सब कुछ शामिल है, अभिधारणाओं के पहचान के तरीके, अभिधारणाएं, हित, उनकी सीमा की डेफिनेशन, ठीक है, और उन हितों के संरक्षण की प्रक्रिया। हितों के संरक्षण की प्रक्रिया में वो क्या करते हैं? मनुष्य को विभिन्न सबसे पहली बात उसे व्यक्तित्व प्रदान करते हैं।
व्यक्तित्व नहीं होगा तो विधिक अधिकार धारण कौन करेगा? और व्यक्तित्व दावे, अधिकार, कर्तव्य, ये सारी चीजें देते हैं उसे। आपने कल भी लीगल ड्यूटी इंपोज करने के उदाहरण देखे थे सीआरपीसी में, जब हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे थे। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ अरेस्टिंग अफसर। अरेस्टिंग अफसर क्या फरिश्ता होगा? होगा तो आदमी। ठीक है, तो आपका विभिन्न प्रकार के अधिकार, कर्तव्य, ये सारी चीजें उत्पन्न कर दी गई। इन्हें उत्पन्न करने के साथ ही टूल्स लाए। 3 प्रकार की बातें हो सकती हैं। एक, विधि की अनुनयी भूमिका हो सकती है। भाई ऐसी चीजें हैं कानून में, ऐसी बातें हैं जिनको आप जबरदस्ती अनुपालित नहीं करा सकते। ठीक है, विधिक कर्तव्य और विधिक अधिकार के रूप में ऐसी चीजों को मान्यता मिली है जिनमें नैतिकता का समावेश है। और नैतिक आप अंदर से होते हैं, आप पर बाह्य आरोपण नैतिकता का नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो सीधी सी बात है, आपको ही प्रेरणा देनी पड़ेगी कि आप उन नैतिक बातों का अनुपालन करें। तो विधि की अनुनयी भूमिका ये भी स्वीकार की उन्होंने। 3 तरीके हो सकते हैं, तीनों तरीके उन्होंने अपनाने का सुझाव ये दिया है। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द लॉ, इसकी जरूरत हो सकती है क्योंकि विशेष मामलों में न्याय करने के लिए विशेष तरीके की जरूरत हो सकती है। इसलिए न्यायिक प्राधिकारी में विवेकाधिकार ये भी होना चाहिए। इस तरह उन्होंने ट्रिब्यूनल की सिफारिश कर दी, न्यायालय की सिफारिश की, न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां देने की बात कर दी। और पारंपरिक तरीके दंड और ठीक है क्षतिपूर्ति ये ही है। तो क्या कहां कठिनाई है? आप तर्क से समझना चाहते हैं, समझना अनुभव से है। और यही नींव है रियलिस्टिकों की। यथार्थवादी वो भी ये कहते हैं कि विधि नियमों का संग्रह नहीं है। जो यथार्थवादियों की मूल मान्यता है वो अन्य विधि शास्त्रियों से अलग हटकर है। उनकी स्पष्ट घोषणा है कि विधि नियमों का संग्रह नहीं है। विधि जो कुछ है वो तथ्यों का संग्रह है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और विभिन्न क्लासेस में हम लोगों ने इस बात की विशद चर्चा की है कि अनुभव उसे कहते हैं जो हमें ज्ञानेंद्रियों से अनुभव होता है। ज्ञानेंद्रियों से अनुभव होता है, ये बात थोड़ी रिपीट सी हो गई, इसको और रिफाइंड करें तो अनुभव उसे कहेंगे जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होगा व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय आपकी है, अनुभव व्यक्तिगत है, अनुभव व्यक्तिनिष्ठ है, अनुभव वस्तुनिष्ठ नहीं है। अनुभव से जो ज्ञान आएगा वो वस्तुनिष्ठ हो सकता है, क्योंकि मेरा अनुभव, आपका अनुभव, इनका अनुभव जब समान पाया जाएगा तो सिद्धांत विकसित हो सकता है। वो सिद्धांत वस्तुनिष्ठ होगा, अर्थात सभी जगहों पर वह सिद्धांत एक समान, ठीक है, प्रतिपादना इसको प्रतिपादित करेगा। लेकिन अनुभव यह हमेशा व्यक्तिगत यही होगा, क्योंकि उसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। तो यथार्थवादी संख्या में एक नहीं है, यथार्थवादी संख्या में एक से अधिक है। और जब वो विधि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो उन्हें समान अनुभव हो रहा है। और वो अनुभव कहां से हो रहा है?
ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। इसलिए उनका जो संवेद अनुभव है वो एक विचार को जन्म दे रहा है, एक सिद्धांत को जन्म दे रहा है, और उस सिद्धांत को कानून की दुनिया में यथार्थवाद इस नाम से जाना गया है। इस यथार्थवाद को जब हम एनालाइज करते हैं, इस यथार्थवाद को जब हम विश्लेषित करते हैं, तो कुछ कॉमन टेंडेंसीज उभर कर आती हैं, और वो कॉमन टेंडेंसीज ही हमारे अध्ययन की विषय वस्तु है। बात को समझना पड़ेगा कि आखिर किसी बात पर जो बात कही गई है वो तर्क पर आधारित है या अनुभव पर। यथार्थवादी कहते हैं कि विधि नियमों का संग्रह नहीं है। अगर विधि नियमों का संग्रह होती तो उनका तर्क कि नियम तो एक ही है, भिन्न भिन्न निर्णय ये क्यों आते हैं, नियम की भिन्न भिन्न व्याख्या ये आती कैसे है, और जो नियम की व्याख्या आती है, कानून वो है। आप भी देखेंगे समाज के लोग कानून किसे मानते हैं? समाज के लोग कानून उसे मानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट कहता है। आप प्रतिदिन सोसाइटी में ऐसे सुनते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया। कल भी बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, वो बिल्कुल नहीं कहा है। जो अखिलेश यादव बता रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कहा है। अवैध निर्माण आज भी गिराया जाएगा, उस पर कोई रोक नहीं है, और वैध निर्माण गिरना ही नहीं चाहिए। और अब तक जितने निर्माण गिरे वे सब कानून की प्रक्रिया से गिरे, और उस पर कोई रोक आई नहीं, आ भी नहीं सकती। लेकिन प्रभाव, ठीक है ना, ऐसे दिखता है मानो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात बदल दी हो। सुप्रीम कोर्ट ने बात बदली या नहीं बदली, इस विषय पर यहां बात करना यह हमारा लक्ष्य नहीं है। यहां पर हम आपको जो समझाना चाहते हैं वो सिर्फ इतना कि समाज कानून उसे मानता है जो न्यायाधीश करते या कहते हैं, उसे नहीं मानता जो नियम के तौर पर प्रतिपादित है। आपने देखा होगा एक मिथक समाज में चलता रहा है कि आजीवन कारावास, इसका अर्थ 20 वर्ष का कारावास होता है। कभी नहीं था, कभी नहीं था। सन 1860 में जब पहली बार आईपीसी बनी तब सेक्शन 57 उसमें शामिल हुआ, और सेक्शन 57 सिर्फ इतना कह रहा था कि जहां आजीवन कारावास की गणना वर्षों में करने की जरूरत हो तो वहां ऐसे मान लिया जाएगा मानो आजीवन कारावास 20 वर्ष का कारावास है। शब्द अपने में ध्वनित करते हैं कि यदि आजीवन कारावास की गणना वर्षों में करने की जरूरत नहीं है तो आजीवन कारावास को 20 वर्ष का कारावास नहीं माना जाएगा। इसे ऐसे भी पढ़ेंगे। भाई वो ये कह रहा है कि यदि आजीवन कारावास की गणना वर्षों में करने की जरूरत पड़े तो आजीवन कारावास 20 वर्ष का कारावास है। लेकिन न्यायालय ने ऐसे किसी मामले में जिसमें आजीवन कारावास की गणना करने की जरूरत थी, कागजी नियम के मुताबिक
गणना करके उसे 20 वर्ष मान लिया, तो समाज ने, न्यायालय ने क्या किया, वो कागजी नियम के कितना अनुरूप है, इस सब पर ध्यान नहीं रखा। उन्होंने एक बात कहनी शुरू कर दी कि आजीवन कारावास 20 साल का कारावास होता है। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम बना, 1955 में धारा 13 बनी, 1955 में धारा 13 में डाइवोर्स ग्राउंड 9 दिए गए, जो प्रत्येक हिंदू दंपति को उपलब्ध है, दोनों को, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। उसके बाद 13B ये जुड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब भी धारा 13 पर फैसला देता है, समाज में आप एक चर्चा सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जबकि विधायिका 1955 में कह चुकी है। विधायिका ने क्या कहा आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपको यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। यहां हमारे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जनता उसे कानून मानती है जो न्यायाधीश करते या कहते हैं। हालांकि मेरी व्यक्तिगत मान्यता यही है कि न्यायाधीश वही कहेंगे या वही करेंगे जो कागजी नियम उन्हें निर्देश देता हो। लेकिन यहां पर हम और यथार्थवादी भिन्न हैं। यथार्थवादियों का कहना यह है कि विधि तर्क नहीं है, अनुभव है। ठीक है, वे कहते हैं अगर विधि तर्क होती, अर्थात विधि वो कागजी नियम होता जिसे तुम विधि बता रहे हो, तो फिर एक नियम भिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न न्यायाधीशों के द्वारा अलग अलग रूप से व्याख्यायित कैसे हो रहा है। वो कह रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि न्यायाधीश और न्यायाधीश का जो निर्णय आ रहा है, कानून वही है। तुम्हारा कागजी नियम कुछ भी लिखा रहे, कानून वो है जो न्यायाधीश कर या कह रहे हैं। तो अगर आप विधि का अध्ययन करना चाहते हैं तो वास्तव में तो आपको निर्णयज विधि का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि निर्णयज विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत यही लोगों के आचरण को निर्धारित करेंगे, लोगों के आचरण को विनियमित करेंगे। इसके अलावा आपका कागजी नियम क्या कह रहा, इससे तो मतलब ही नहीं। इसलिए यथार्थवादी अपने को यथार्थवादी कह रहे हैं। वो कहते हैं ओलिवर वेंडल होम्स, उनका बड़ा प्रसिद्ध कोट है और वो कोट खूब दोहराया जाता है, आपके प्री में भी खूब पूछा जाता है कि किसने कहा कि न्यायाधीश वस्तुतः जो करते हैं, न्यायाधीश वस्तुतः जो करते हैं और कोई आडंबर नहीं, केवल वही विधि है। ये शब्द अपने में ध्वनित करता है, ये लाइन अपने में ध्वनित करती है कि यथार्थवादी वास्तव में यथार्थवादी नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी है। देखिए, जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से स्नेह करते हैं, तो भी उसकी गलतियां गिनाते हैं कि तुमने वहां गलत किया, तुमने वहां गलत किया, तुम मानते नहीं हो, तुम बदतमीज हो, तुम ये करते हो। लेकिन उस आरोप लगाने के पीछे जो भावना है वो आपके भले की है, प्रत्यक्ष आरोप ही लग रहा है। ठीक है, इसे आरोप लगाना नहीं कहेंगे। और जब अभियोजक आरोप लगा रहा है तो उसकी इच्छा आपको दंड दिलाने की है,
आरोप वो भी लगा रहा है, आरोप ये भी लगा रहा है, लेकिन दोनों आरोपों के पीछे जो भावना है वो भावना अलग अलग है। ठीक है, इसलिए दोनों आरोपों का प्रभाव और परिणाम ये आप पर अलग अलग दिखाई देता है, आपके व्यक्तित्व पर अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है ना। तो यथार्थवादी अपने को यथार्थवादी कहते ही इसीलिए, वो कहते हैं कोई आडंबर नहीं। ओलिवर वेंडल होम्स क्या कह रहे हैं? कोई आडंबर नहीं। इसका मतलब ये शब्द कोई आडंबर नहीं, ये प्रतिक्रिया है, ये रिएक्शन है। अगर इसे सामान्य शब्दों में बोले तो ओलिवर वेंडल होम्स शायद ये कहना चाहते हैं कि बेवकूफ मत बनाओ, कानून वो होता है जो न्यायाधीश कहते हैं, तुम कुछ भी बना लो। शायद ये कहना चाहते हैं, अगर उनके सेंटेंस को पूरी तरह समझे कि विधि क्या है। विधि वो है जो न्यायाधीश करते हैं, जो न्यायाधीश कहते हैं। इसमें से ओलिवर वेंडल होम्स ये नहीं कहना चाहते कि न्यायाधीश बड़ा अच्छा कहते हैं, न्यायाधीश बड़ा बढ़िया करते हैं, ये नहीं कहना चाहते। ये वैसे ही है जैसे अभियोजक आरोप लगा रहा है, वो ये कहना चाहते हैं कि न्यायाधीश जो चाहते हैं सो करते हैं, कागजी नियम तुम कुछ भी बना लो, इसलिए बकवास मत करो। कानून वो होता है जो न्यायाधीश कहते या करते हैं। यही यथार्थवाद की कुंजी है। मतलब यथार्थवाद को समझने की जो की है वो इसी लाइन से आती है। यथार्थवादी वास्तव में प्रतिक्रियावादी है, वे रिएक्शनरी है। दो प्रकार के लोग यथार्थवादियों के तौर पर कानून में मान्यता प्राप्त की है। एक वे जो ये मानते हैं, बल्कि मानते नहीं, संशय में है, संशय में कंफ्यूज है। यथार्थवादी इनफैक्ट एक कंफ्यूज विचारधारा है, वे कंफ्यूज हैं, लेकिन उनका कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन सुधार के उत्साह से प्रेरित है। वे कंफ्यूज इसलिए नहीं है कि उनमें अक्ल की कमी है, वे कंफ्यूज इसलिए हैं कि शायद हम जो कुछ समझे बैठे हैं वैसा नहीं है, इसलिए हमें बहुत विश्वास अपनी समझ पर नहीं करना चाहिए। हम ये माने बैठे हैं कि हम कागजी नियम ठीक बना लेंगे और कानून समाज में वांछित परिणाम और वांछित परिवर्तन ले आएगा, जबकि ये बात शायद ठीक नहीं है। यहां पर कंफ्यूज है वो, लेकिन उनके कंफ्यूजन का जो उद्देश्य है वो कंफ्यूजन का उद्देश्य अलग है। वे कंफ्यूज इसलिए हैं कि तुम समाजशास्त्री विचारक के तौर पर जो ये मान रहे हो कि कानून नेतृत्व करता है सामाजिक परिवर्तन का, इसलिए कानून हम सामाजिक तैयारी के साथ, क्योंकि यथार्थवाद भी अमेरिका और स्कैंडिनेविया दो जगह जन्मा, और अमेरिका में जो यथार्थवाद आया वो समाजशास्त्रीय विचार की प्रतिक्रिया में आया, रिएक्शन था समाजशास्त्रीय विचार के प्रति। समाजशास्त्रीय विचार जो लेटर स्टेज पर अमेरिका में डेवलप हुआ वो डीन रास्कोपाउंड के साथ डेवलप हुआ, और डीन रास्कोपाउंड कह क्या रहे थे कि कानून समाज में नेतृत्व का परिवर्तन का नेतृत्व करता है, अर्थात कानून ठीक बना लिया जाए समाज में परिवर्तन आ जाएगा। जब इस विचारधारा को परीक्षित किया गया, जब इस विचारधारा को यथार्थ के धरातल पर कसा गया, तो पाया यह गया कि कानून तुम कुछ भी बना लो, वास्तव में कानून वो होगा जो न्यायाधीश कहेंगे या करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज हो गए, एक संशय पैदा हुआ कि क्या वाकई कानून उन उद्देश्यों को पूरा कर पाएगा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो बना। क्योंकि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानून में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया
वे शब्द जब उसी अर्थ को ग्रहण करें जो विधायिका का रहा है, जो विधायिका का अर्थ रहा है, तब तो कानून उन उद्देश्यों को पूरा करेगा जिन उद्देश्यों के लिए उसे निर्मित किया गया। अगर कानून में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ न्यायाधीशों ने वो ले लिए जो अर्थ विधायिका द्वारा आशयित नहीं थे, तो कानून का अर्थ ही बदल जाएगा। और जब कानून का अर्थ बदल जाएगा तो क्या वाकई कानून उस परिवर्तन को समाज में ला पाएगा जिस परिवर्तन को लाने के लिए वो अधिनियमित हुआ है? आप विशेषकर इस बात को अनुच्छेद 21 के उदाहरण से समझ सकते हैं। ए.के. गोपालन में जब अनुच्छेद 21 व्याख्यायित हुआ, प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता ये विधि द्वारा अधिनियमित प्रक्रिया से समाप्त की जा सकती है, ये अनुच्छेद 21 का ठीक है निर्देश है। लेकिन विधि क्या और विधि की प्रक्रिया क्या? विधि की दो परिभाषाएं, जैसे आदमी की दो डेफिनेशन। जो बदतमीज आदमी है उसे भी जानवर नहीं कहा जा सकता, उसे भी आदमी कहा जाएगा। और जो महापुरुष है उसे भी आदमी ही कहना पड़ेगा, उसे भी ज्यादा आदमी कम आदमी ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन फर्क दोनों में जमीन आसमान का है और उस फर्क को अनुभव किया जा सकता है। ऐसे कानून एक मैक्सिमम कानून है और एक मिनिमम कानून है। मिनिमम कानून वो है जो सिर्फ उस प्रक्रिया से पारित हो गया जिस प्रक्रिया से कानून बनता है, और मैक्सिमम कानून वो है जो कानून के उद्देश्यों को अधिकतम पूरा करे। जो कानून के उद्देश्य हैं शांति और व्यवस्था की स्थापना, जो उन्हें कर दे वो कानून है। तो अनुच्छेद 21 तो यह कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ली जा सकती है। तो विधि मैक्सिमम या मिनिमम, अगर ऐसी विधि बनाई गई जो सिर्फ उस ढंग से अधिनियमित हुई है जिस ढंग से विधि का अधिनियमन होना चाहिए, तो क्या हम उसे विधि माने? या हम उसे विधि तभी माने जब उसमें सुविधि इसके लक्षण हो? यानी हम एक आतंकवादी को आदमी माने या न माने, यह है संघर्ष का बिंदु। ए.के. गोपालन देखें तो उसमें उन्होंने जो व्याख्या दी है वो ये कहा कि विधि का अर्थ है उस प्रक्रिया से अधिनियमित विधि जिस प्रक्रिया से विधि का अधिनियमन होता है। अर्थात विधि सुविधि है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। अगर विधि है तो उसके मुताबिक व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, चाहे वो प्राण की हो और चाहे शरीर की हो। मेनका गांधी उसमें कहा नहीं, विधि का मतलब है सुविधि, जो अच्छी विधि है। अब देखिए दो निर्णय हैं, दोनों उच्चतम न्यायालय से, दोनों को न्यायाधीशों ने कहा। एक 1951 में डिसाइड हुआ, एक 1978 में डिसाइड हुआ। 1951 वाला अगर देखें तो वो प्रवर्तन में रहा है 27-28 साल। 27-28 साल अनुच्छेद 21 वो समझा गया जो ए.के. गोपालन में बताया गया, और 1978 के बाद अनुच्छेद 21 वो माना गया जो मेनका गांधी में बताया गया, और स्वयं अनुच्छेद 21 में कोई परिवर्तन नहीं। अनुच्छेद 21 के शब्द तो नहीं बदले, वो तो संविधान के निर्माण के समय जैसा था वैसा ही आज भी है। इसका मतलब यह है कि यथार्थवादियों की बात ठीक लगती है कि विधि वो नहीं है जो कागज पर लिखी है। विधि कागजी नियम नहीं है, विधि वो है जो न्यायाधीश कहते या करते हैं। इसीलिए ओलिवर वेंडल होम्स कह रहे हैं कोई आडंबर नहीं, कोई आडंबर नहीं। न्यायाधीश वस्तुतः यानी वास्तव में जो करेंगे वही कानून है। इसीलिए ओलिवर वेंडल होम्स का
ये प्रसिद्ध कोट है कि कोई आडंबर नहीं। और इसे जब बोला जाएगा सामान्य भाषा में तो ऐसे बोला जाएगा कि बेवकूफ मत बनाओ, कानून वो है जो ये कहते हैं, अर्थात न्यायाधीश कहते हैं या करते हैं। और ये शब्द क्रिया के दो तक नहीं है, ये शब्द प्रतिक्रिया के दो तक है। जब आप बोलते हो कि कोई आडंबर नहीं, बेवकूफ मत बनाओ, तो कब बोलते हो? जब आप रिएक्शन में होते हो स्थितियों से, तब आप ये शब्द कहते हो। इसीलिए यथार्थवादियों को प्रतिक्रियावादी कहा गया है। वे रिएक्शन में है और साथ ही संशय में है कि क्या वाकई कानून वो है। इस संशय की जब जांच करेंगे तभी तो प्रतिक्रिया जन्म लेगी। संशय से शुरू होते हैं और प्रतिक्रिया पर खत्म होते हैं। उनका सोच कंफ्यूजन से शुरू होता है और उनका सोच रिएक्शन पर खत्म होता है। वो कंफ्यूज है, उनके सामने बात आ रही, वो कह रहे कि कागजी नियम है, ये है कानून, फिर ये कागजी नियम तो बदला नहीं, तो फिर ये व्याख्या, ये रिजल्ट, ये कैसे बदल गए? और जो व्याख्या थी मानी तो वो गई, तो इसका मतलब कागजी नियम कानून नहीं होता। इसका मतलब जो व्याख्या है वो कानून है। ठीक है, तो कंफ्यूजन से शुरू और रिएक्शन पर खत्म, वो संशय में है। और ये संशय उन्हें पैदा क्यों हुआ? इसलिए संशय पैदा होने के कारण क्या थे? आप में कोई भी मनोभाव पैदा होता है, उस मनोभाव की कोई सामाजिक स्थिति होती है उस मनोभाव के जन्म लेने की। वाल्मीकि के मन में है, जब करुणा जन्मी, ठीक है, तब कविता पैदा हुई। ठीक है ना? हम तो इसीलिए कहते हैं कि ये बात ही गलत है। जयशंकर प्रसाद ने शायद, उनका अनुभव गहरा नहीं रहा होगा, जिन्होंने लिखा होगा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ठीक है, और निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो हमारा मानना वियोगी कहां है? पहला कवि। पहला कवि तो आदि कवि वाल्मीकि को माना है, और वो करुणा से पैदा हुई कविता है। क्रौंच पक्षी का जोड़ा है, शिकारी एक को मार रहा है, तो कवि पहला वियोगी नहीं था, पहला कवि संवेदनशील व्यक्ति था। यानी कविता संवेदना से पैदा होती है, कविता वियोग से पैदा नहीं होती है। मेरी मान्यता ऐसी है। हम जयशंकर प्रसाद के अनुभव पर, उनकी योग्यता पर, उनकी विद्वता पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं, सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो विचार कोई हो, भाव कोई हो, उसके जन्म लेने की कोई सामाजिक परिस्थिति होती। आखिर यथार्थवादी संशय में आ क्यों रहे हैं, उन्हें कंफ्यूजन हो क्यों रहा है? इसलिए क्योंकि समाजशास्त्री विचार ये प्रभावी है अमेरिका में, और समाजशास्त्री विचारक विधि इसके माध्यम से समाज में परिवर्तन का नेतृत्व करना चाहते हैं। यथार्थवादी ये मान रहे हैं कि समाज में इच्छित परिवर्तन तभी आएगा जबकि न्यायाधीश वे विधायिका के शब्द के वही अर्थ ग्रहण करें जो स्वयं विधायिका के हैं, और अगर इससे डिफरेंट अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो फिर इच्छित परिवर्तन आएगा, इसमें उन्हें संशय, यहां से उन्हें संशय पैदा होना शुरू हुआ कि आखिर अगर यह बात ठीक है कि विधि परिवर्तन का नेतृत्व करती है समाज में, तो विधि से परिवर्तन आया क्यों नहीं? ठीक है ना? यहां से उन्हें संशय पैदा हुआ कि शायद इसलिए नहीं आया कि विधि समाज में परिवर्तन का नेतृत्व या तो करती नहीं है, और या फिर विधि स्वयं कुछ अलग चीज है जिसे हमने विधि समझा है, वो विधि नहीं है। ठीक है ना? दो बातें, या तो हमने विधि की समझ गलत कर ली है, हम जिसे विधि मानते हैं वो विधि नहीं है, और यह विधि समाज में परिवर्तन का नेतृत्व करती नहीं है। दो बातों में से एक ही बात तो हो सकती है, क्योंकि अगर विधि समाज में परिवर्तन का नेतृत्व करती है तो नेतृत्व उसने किया क्यों नहीं? ठीक है, विधि बनी
और समाज में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। जबकि दिख ये रहा कि विधि आउटडेटेड हो रही है। रिश्वत के विरोध में कानून बना और रिश्वत लेने वाला छोड़ दिया गया। ठीक है, कहां किया नेतृत्व? ठीक है, नहीं किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि विधि की समझ या तो हमारी गलत है, हमने गलत बात को विधि समझ लिया है, और यह वाकई विधि परिवर्तन का नेतृत्व नहीं करती, लेकिन विधि करती भी है, यह भी हमें दिखता है। ठीक है, लगातार न्यायालय के जो निर्णय आते हैं उनसे समाज परिवर्तित होता भी है। हमने आपसे कहा कि ठीक है, एक आध घटना सती प्रथा की हो गई होगी, एक आध घटना, ठीक है, बाल विवाह की हो जाए, एक आध घटना चलती रहती है समाज में, लेकिन मौत स्केल पर समाज उसके खिलाफ है, और मौत स्केल पर समाज पहले उसके खिलाफ नहीं था। इसका मतलब विधि समाज में परिवर्तन का नेतृत्व करती भी है। इसका मतलब जो विधि समाज में नेतृत्व का परिवर्तन करती है वो विधि खोजनी है हमें, क्योंकि यह विधि जिसे हमने समझ लिया है, यह विधि समाज में परिवर्तन का नेतृत्व नहीं करती है। ठीक है, समाज जिस विधि से परिवर्तित होता है वो विधि कुछ अलग है, और वो विधि वो है जो समाज की नजरों में विधि है। और समाज की नजरों में विधि कौन सी है? जो न्यायाधीश करते हैं, जो न्यायाधीश व्याख्या करते हैं। यहां से वो संशयवादी होना शुरू हुए हैं, उनका कंफ्यूजन शुरू यहां से, और इसलिए वो संशयवादी हैं। ठीक है, और विधि उसे मान रहे हैं जो न्यायाधीश वस्तुतः करते हैं। ठीक है, तो संशयवादी है, प्रतिक्रियावादी है, लेकिन उनका जो संशय है वो संशय के लिए नहीं है, बल्कि उनका संशय इसलिए है ताकि न्यायालय के काम करने के तरीके में सुधार लाया जाए। न्यायालय के काम करने के तरीके में सुधार आएगा कैसे? जैसे तुम गड़बड़ कर रहे हो और हमने पकड़ ली कि गड़बड़ है और तुम कर रहे हो, तो तुम में सुधार आएगा। यथार्थवादी कहते हैं कि अगर हम ये पकड़ लेंगे कि वास्तव में तुम ये जो कर रहे हो अपनी मर्जी चला रहे हो, ठीक है, कानून की व्याख्या में, और ये बता रहे हो कि कानून यही बना है, इसे हमने पकड़ लिया है, तो न्यायालय के काम करने के तरीके में सुधार आ जाएगा। और न्यायालय के काम करने के तरीके में सुधार आएगा तो वाकई जो विधि मानी जाती है, ठीक है, उसमें समाज में परिवर्तन करने की क्षमता ये आ जाएगी, क्योंकि फिर न्यायाधीश सजग होकर निर्णय करेंगे। और जिस समय उन्होंने इस बात की परीक्षा शुरू की है संशयवादी होकर, तो उनकी दो धारणाएं उभर कर सामने आई। दो धारणाएं उभर कर सामने आई, मीनिंग देयर बाय। उन्होंने जब परीक्षा शुरू की, तो परीक्षा क्यों शुरू की? हमने कहा ना, किसी भी काम के होने के लिए एक सामाजिक परिस्थिति होती है। तो यथार्थवादियों के जन्म लेने की जो सामाजिक परिस्थिति है, वो परिस्थिति ऐसी है कि उन्हें यह लग रहा है कि न्यायाधीश सर्वांग कवच के नीचे, सर्वांग कवच वो किसको कह रहा है? कागजी नियम। वो कह रहे हैं न्यायाधीश इस सर्वांग कवच के नीचे वो करते हैं जो वो चाहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि वो करते हैं जो वो चाहते हैं। वास्तव में विधायिका जिस लिए कानून बनाई है वो नहीं करते हैं, वो करते हैं जो चाहते हैं। उन्हें संशय हो रहा है, संशय इस परिस्थिति में से जन्मा है कि कानून अपने उद्देश्यों को प्राप्त क्यों नहीं कर रहा। तो वो ये देख रहे हैं कि कानून इसलिए उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर रहा क्योंकि कानून वो है जो ये बता रहे हैं। विधायिका ने क्या पारित किया इससे मतलब ही नहीं, विधायिका के कानून के शब्द वही रहते हैं और इनकी व्याख्या बदल जाती है, और इनकी जो व्याख्या होती है कानून वही माना जाता है। ठीक है, और ये व्याख्या वो करते हैं जो ये चाहते हैं। प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है उनमें। ठीक है ना, रिएक्शन है। और वो ये कह रहे हैं कि ये वो करते हैं जो ये चाहते हैं। इसलिए उनकी प्राथमिक धारणा क्या है?
कि विधि, ठीक है, वो है जो न्यायाधीश करते या कहते हैं, और न्यायाधीश सर्वांग कवच के नीचे वो करते हैं जो चाहते हैं। ठीक है ना, ये उनकी बेसिक धारणा है। वो कहते हैं कि विधि, ठीक है, आपका निर्णय है न्यायालय का, और न्यायालय का निर्णय पूर्व निश्चित है, पूर्व निश्चित है। वो कहते पूर्व निश्चित है न्यायालय का निर्णय। और न्यायालय, हम लोग भी अंदाजा लगा लेते हैं कि अब बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा। समाज में सामान्य धारणा ये थी, लग गई। समाज को सामान्य तौर पर पता होता है कि क्या निर्णय आएगा, ठीक है, निर्णय पूर्व निश्चित है। आप किसी भी विचारक को देखें तो वो बड़ा अनुभव सिद्ध बात कहता है। वो कहते हैं, यथार्थवादी कहते हैं न्यायालय का निर्णय विधि है, विधायिका द्वारा पारित कागजी कानून विधि नहीं है। न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय विधि है, और न्यायालय का निर्णय पूर्व निश्चित है। उसे सिर्फ विधि की पारंपरिक भाषा में औचित्य के लिए तर्क देते हुए निर्णित कर दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो कहते कुछ नहीं, न्यायालय का निर्णय तो पूर्व निश्चित है, तो तय है क्या निर्णय होगा, बस उसे विधि की पारंपरिक भाषा में लिखा जाएगा, और साथ में उस निर्णय को जस्टिफाइड दिखाने के लिए औचित्य के कुछ तर्क ये गढ़ लिए जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और वो पूर्व निश्चित निर्णय आएगा कहां से, इसकी भी खोज जरूरी है ना। तो कहते हैं वो पूर्व निश्चित निर्णय उस न्यायाधीश से करवाने के लिए उस न्यायाधीश की स्वयं की परवरिश किस आर्थिक परिवेश में हुई है, यह महत्व की बात है। उस न्यायाधीश का स्वयं मनोविज्ञान क्या है, यह महत्व की बात है। उस न्यायाधीश की विचार पद्धति ये क्या है, यह महत्व की बात है। उस न्यायाधीश की व्यवसायिक आदत ये क्या है, यह महत्व की बात है। ठीक है, न्यायाधीश का सामाजिक परिवेश ये कैसा है, यह महत्व की बात है। ठीक है ना। और आप देखें तो आपको यह बात सच दिखाई देगी। ठीक है, निर्णय AK गोपालन किसने डिसाइड किया? उन्होंने, जो ब्रिटिश पद्धति से पढ़े और लिखे थे। देश स्वतंत्र होते ही कोई सुप्रीम कोर्ट में जज होने लायक लोगों की फौज ये खड़ी थोड़ी हो गई थी। वो तो वही लोग थे जो इंग्लैंड में पढ़ के आए थे, वही तो सुप्रीम कोर्ट के जज हुए। जिस सर गंगाराम जो हॉस्पिटल है उसमें सर कहां से आ गया? गंगाराम के पहले सर की उपाधि तो अंग्रेज दिया करते थे। इसके मतलब स्वतंत्रता के बाद भी हमने उन्हीं लोगों को अच्छा माना ना, जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, नहीं तो सर गंगाराम आए कहां से? ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है AK गोपालन में, और जो मेनका गांधी 1978 आते आते हमारी विचार पद्धति से पढ़े पले बढ़े लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे, इसलिए निर्णय बदल गया, इसलिए निर्णय बदल गया। जो आपका गोलकनाथ डिसाइड हुआ, ठीक है, उसमें मुख्य न्यायमूर्ति जो महोदय शायद जस्टिस सुब्बा राव है, वो मूल अधिकारों के बहुत बड़े एडवोकेट रहे। उनके लिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज मूल अधिकार ही थे। इसलिए आप देखें AK गोलकनाथ को, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि मूल अधिकारों को छोड़कर संविधान का प्रत्येक भाग संशोधित हो सकता है, जबकि यह इम्बैलेंस सोच है। अगर संविधान में लोकतंत्र को खत्म कर दें, अगर संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका इसको सुनिश्चित करने वाले उपबंध खत्म कर दें, तो मूल अधिकारों का महत्व क्या रह जाएगा? क्या महत्व रह जाएगा? कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। और ये बैलेंस सोच आपको कहां दिखाई देगी? केशवानंद भारती में।
तो बात ठीक है। वो कहते हैं कंफ्यूजन से शुरू हो रहे हैं। अमेरिकन यथार्थवादी कहते हैं कुछ नहीं, ठीक है। वो कहते हैं कि न्यायाधीश सर्वांग कवच के नीचे, विधि रूपी सर्वांग कवच के नीचे वो करते हैं जो चाहते हैं, और जो चाहते हैं वो कहां से आता है? वो उनके सामाजिक परिवेश से आता है, वो उनकी व्यावसायिक आदतों से आता है, वो उनकी विचार पद्धति से आता है, वो उनके मनोविज्ञान से आता है, वो उनकी परवरिश के आर्थिक परिवेश से आता है, ठीक है। और स्कैंडिनेविया के जो यथार्थवादी वो कहते हैं कि सारे विधिक भावार्थ अनर्थक वचन है। आप अनर्थक कह लो, निरर्थक कह लो, कुछ भी कह लो, वो कहते हैं सारे विधिक भावार्थ अनर्थक वचन है। विधिक भावार्थ कौन से? विधि, न्याय, कहते हैं ये सब अनर्थक वचन है, कुछ नहीं है, झूठ है, सब बेकार की बात नहीं, ठीक है। वो कहते हैं सारे विधिक भावार्थ अनर्थक वचन है। और इन अनर्थक वचनों का निर्माण क्यों हुआ है? ठीक है, नागरिकों को, सो रहे थे वो, ठीक है, नागरिकों को और अधिक साधनहीन और नागरिकों के और अधिक दमन के लिए उन्हें आपका और अधिक साधनहीन और अधिक उनका दमन करना, ये इस सब का लक्ष्य है। उनके साथ छल करना, ये उद्देश्य है। अब ये भी प्रतिक्रिया है, ये भी रिएक्शन है। और ये रिएक्शन जन्म कहां से ले रहा है? क्योंकि आप देखते हैं कानून का व्यवहार बदल जाता है जब साधन संपन्न कानून की पकड़ में होता है, और जब साधनहीन, निर्धन ये कानून की पकड़ में होता है तो कानून का व्यवहार कुछ और दिखाई देता है। यहां से ये रिएक्शन जन्म ले रहा है। तो उनका कहना ये है कि सारे विधिक भावार्थ अनर्थक वचन है, ये निरर्थक हैं सारे विधिक भावार्थ जिनमें विधि के भाव हैं। ऐसे सारे शब्द ये निरर्थक हैं, इनका कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर ये ठीक है तो विधिक भावार्थ ये है कि कानून सबके लिए समान है। नहीं दिखता, नहीं दिखता, कहां है सबके लिए समान? आप मांग के देखो, ठीक है, आपका इंटरिम बेल मिल जाए तो बताना। एज प्रोसिक्यूटर हमने ये देखा है, घर में लाश पड़ी है, अकेला बेटा जेल में है, दोष सिद्ध नहीं है, विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में है, हो सकता है दोष सिद्ध न भी हो, और अकेला बेटा है, बाप की लाश घर पर पड़ी है और उसे इंटरिम नहीं मिलेगी, अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं मिलेगी। और केजरीवाल को हर बार चुनाव प्रचार के लिए इंटरिम बेल मिली है, जब होता है तब इंटरिम मिल जाती है। कहां है समानता? कहां है समानता? ठीक है, जब भी कोई साधन संपन्न कानून की पकड़ में दिखाई देगा तो स्थिति यह बनती है कि कानून बदला हुआ दिखाई देता है। निठारी केस, उसमें भी रेप और हत्या इसी के एलिगेशन थे, और इवन बच्चों के शरीर के अंग नाले से बरामद हुए थे, और आरोप यह था कि पंधेर और उनका नौकर जो कोली है, इन्होंने आफ्टर रेप मर्डर किया है और लाश को टुकड़े टुकड़े करके नाले में बहाया, और एक नहीं अनेक। उसमें फांसी की सजा अगर किसी को हुई है तो कोली को हुई है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम कतई ये नहीं कह रहे कि निर्णय गलत है। जैसे एविडेंस आए होंगे, जो भी हुआ होगा, लेकिन
एक बात तो सच है कि कानून कुछ बदला दिखाई देता है जब साधन संपन्न पकड़ में है और जब साधनहीन पकड़ में है। ये चीज रिएक्शन पैदा करती है और वही रिएक्शन स्कैंडिनेविया में दिखाई दिया है जिसने यथार्थवादियों को जन्म दे दिया है। इसीलिए वो कहते हैं हम यथार्थवादी हैं। वो कहते हैं हम इस चक्कर में नहीं पड़ते कि क्या लिखा है, लिखा होगा जो कुछ होगा। इसीलिए वो कह रहे हैं विधि नियमों की बात, विधि नियम नहीं है, विधि अनुभव है। वो कहते हैं हम इसे नियम, ठीक है, इसे कानून माने जो लिखा है, ये जो हो रहा है इसे कानून माने। कानून तो वो है जो हो रहा है, लिखे इससे क्या मतलब है। तो वो विधि को तथ्य मानते हैं, वो विधि को नियम नहीं मानते। ये बेसिक अवधारणा है। देखिए, सूत्र रूप में बात को समझना पड़ता है और सूत्र को व्याख्यायित करना पड़ता है। आपने पढ़ा था कि साबित करिए साइन, ठीक है, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा शायद होता है, ऐसे करके सूत्र थे। साइन स्क्वायर थीटा और शायद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसे करके आपसे सिद्ध करने को कहा जाता था। शुरू यहां से होना है और लास्ट में आप आते थे कि देखिए ये सिद्ध हो गया, ठीक है। इसलिए शुरू इसी ढंग से हुआ जाता है। यथार्थवादियों का कहना कि विधि नियम नहीं है, विधि तथ्य है, यानी अनुभव करने योग्य है। नियम पढ़कर आप विधिशास्त्री नहीं हो सकते। आपको विधिशास्त्री होना है तो अनुभव करना होगा, तथ्य इकट्ठा करने होंगे कि वास्तव में कानून क्या है। इसने प्रतिक्रिया को जन्म दिया स्कैंडिनेविया में, यानी 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं विधिक जगत में दिखाई दी। एक वो जो अमेरिका में हुई है और एक वो जो स्कैंडिनेविया में हुई है, और दोनों रिएक्शन है। इसलिए इन्हें स्कूल भी नहीं कहा जाता, इन्हें विचारधारा नहीं कहा जाता, क्योंकि विचारधारा एक ही ढंग से सोचने वाले लोगों का समूह होता है। जैसे समाजशास्त्री विचार है, सोशलॉजिकल स्कूल है, नेचुरल स्कूल है, एनालिटिकल स्कूल है। क्यों? वहां एक ही जैसे सोचने वाले लोग हैं। एनालिटिकल कहेंगे विधि निर्मित होती है प्रारूपिक तौर पर, उसे राज्य की मान्यता होनी चाहिए। जब तक राज्य की मान्यता नहीं वो विधि नहीं। नेचुरल स्कूल के लोग कहेंगे उसमें युक्ति संगत बात होनी चाहिए, युक्ति संगत बात नहीं है तो वो विधि नहीं। युक्ति संगत बात का सोर्स क्या होगा? ईश्वर की इच्छा होगी, सामाजिक समझौता होगा। इस पर वाद विवाद हो सकता है, लेकिन इस पर निर्विवाद रूप से सब एक मत है कि विधि में युक्ति संगत बात होनी चाहिए, तभी वो विधि हो सकती है। इस पर कोई मतभेद ये नहीं है। इसलिए नेचुरल स्कूल है, सोशलॉजिकल स्कूल है, एनालिटिकल स्कूल है, और यथार्थवाद ये विचारधारा है, ये थिंकिंग पैटर्न है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये दृष्टिकोण का तरीका है, ठीक है ना। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है बस। ये दोनों लोग अलग अलग ढंग से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि विधि वास्तव में, हाँ एक बात तय है, दोनों मानते हैं विधि नियम नहीं है, विधि तथ्य है, ठीक है। विधि तर्क नहीं है, विधि अनुभव है, ठीक है। विधि तर्क नहीं है, विधि अनुभव है, ये कह लीजिए। विधि नियम नहीं है, तथ्य है, ये कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये जन्म कहां ले रहा? एक अमेरिका, दूसरा स्कैंडिनेविया। अमेरिका, वहां ये बात जो कही जा रही है वो इस रूप में कि विधि इस रूप में जो नियम निर्मित किया जाता है, इस नियम को सर्वांग कवच के रूप में न्यायाधीश उपयोग करते हैं और वो करते हैं जो चाहते हैं, और इसीलिए विधि परिवर्तन का नेतृत्व नहीं कर पाती, और इसीलिए विधि परिवर्तन का नेतृत्व करे क्योंकि वो सुधार के उत्साह से लबरेज है, और इसीलिए सारा आक्रमण उनका इसीलिए है। इसलिए वो पहचान करना चाहते हैं उन तत्वों की जो विधि को
पैदा करेंगे, अर्थात न्यायाधीश विधि को पैदा करेंगे ना, तो न्यायाधीश किन चीजों से प्रभावित होकर विधि को जन्म देता है, अर्थात निर्णय करता है, उन तत्वों की पहचान वो करना चाहते हैं, ताकि उन तत्वों के आधार पर हम उचित न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकें और विधि उचित रूप में सामने आ सके। ये उनके सारी विचार का और सारी विचार पद्धति का और सारे तर्क का लक्ष्य है। ठीक है ना। तो स्कैंडिनेविया वहां जो सोच चल रहा है वो ये कहते हैं विधि अनर्थक वचन है, निरर्थक वचन है, कुछ नहीं, सारे विधिक भावार्थ ये निरर्थक वचन है। इनका एक लक्ष्य है आदमी के साथ छल करना, उसे और साधनहीन और निर्धन बनाना। ठीक है, ये इनका लक्ष्य है। और ये आप आम नागरिक की प्रतिक्रिया कानून के प्रति जो है वो स्कैंडिनेवियन विधिशास्त्रियों जैसी ही है, क्योंकि विचार ये सीमाओं में नहीं बंधता। ठीक है, विचार की कोई सीमा नहीं होती, ये एक जगह से पैदा होता है, पूरी दुनिया को आच्छादित कर देता है। आप जो आम नागरिकों में ये बात देखते हैं, ये स्कैंडिनेवियन विचारधारा का फैलाव है। ठीक है, इसका लक्ष्य है। और देखिए, हमने आपसे शुरुआत में कहा कि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हर विचारक का उपयोग है। यह भी बात सही है और वो भी बात सही है जो नेचुरल कह रहे हैं, नेचुरल स्कूल के लोग। इसीलिए आपको सबका ज्ञान कराया जाता है ताकि आप एक संपूर्ण व्यक्ति बन सके, आपके पास एक कंप्लीट जानकारी हो और फिर आप ठीक ढंग से सोच सकें, अपनी बुद्धि और विवेक इसका उपयोग करते हुए। यही लक्ष्य होता है। स्कैंडिनेवियन और अमेरिकन दोनों प्रकार के जो यथार्थवादी हैं वो एक चीज पर आक्रमण करते हैं। उनके आक्रमण का लक्ष्य एक है, न्याय की पारंपरिक अवधारणा। वो कहते हैं न्याय व्याय कुछ नहीं होता। वो कहते तुम जो बता दो तो वही न्याय है। बहुत अच्छे, ये कौन सा न्याय है? क्योंकि वो कहते हैं ना, न्यायाधीश विधि के सर्वांग कवच के नीचे जो चाहते हैं तो करते हैं, और जो वो चाहते हैं वही करते हैं और उसी को न्याय बताते हैं। तो न्याय क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ठीक है। और दूसरा स्कैंडिनेवियन वो कहते हैं कि सारे विधिक भावार्थ अनर्थक वचन है, इनका उद्देश्य तो छल करना है आदमी के साथ। केजरीवाल को जमानत दे देंगे, बताएंगे न्याय कर दिया। इसे नहीं देंगे, इससे कहेंगे कि अरे तुम्हारे ऊपर तो मर्डर का आरोप है, तुम्हें कैसे जमानत दी जा सकती है? यह भी न्याय है। ठीक है, तो न्याय है क्या? कुछ भी नहीं। तो इनकी आलोचना का लक्ष्य, दोनों की आलोचना का लक्ष्य ये पारंपरिक कब्जा, ठीक है, व्यक्तित्व, ये जो अवधारणाएं चलती हैं, वो कहते हैं व्यक्तित्व वो है जो तुम बता दो, कब्जा वो है जो तुम बता दो। ठीक है, कभी आदमी का कब्जा होगा फिर भी तुम नहीं मानोगे, कभी नहीं होगा फिर भी मानोगे। बहुत अच्छे, जो चाहो तो कर दो। ठीक है, तो दोनों की आलोचना का लक्ष्य कानून के क्षेत्र में पाई जाने वाली अवधारणाएं वो हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, वो हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि विधिशास्त्री तो ऐसे बात करते हैं मानो न्याय, कब्जा, व्यक्तित्व ये कोई दूसरे संसार में रहने वाले व्यक्ति हैं जिन्हें खींच कर इस संसार में लाना है। बोले ये तो ऐसी बातें करते हैं। बोले ये वो शब्द प्रयोग करते हैं, कहते हैं ये पौराणिक बातें बंद होनी चाहिए, ये पौराणिक बातें बंद होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए जो वाकई है। इसलिए प्रमाणवादियों जैसे दिखाई देते हैं। यथार्थवाद मिक्सचर है, प्रमाणवाद और समाजशास्त्रीय विचारधारा, समाजशास्त्रीय विचारधारा मिक्सचर है। किसका? ऐतिहासिक और प्रमाणवादियों का। यह भी खूब पूछा जाता है प्री में। समाजशास्त्रीय विचारधारा बनती किससे है? प्रमाणवाद और ऐतिहासिक विचारधारा से। मतलब मूल स्कूल तीन है, नेचुरल, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल। एनालिटिकल हिस्टोरिकल मिलेंगे, सोशोलॉजिकल, और एनालिटिकल और सोशोलॉजिकल मिलेंगे तो रियलिस्टिक। ठीक है, ये इनके मिक्सचर से जन्म लेते हैं। अब चूंकि एनालिटिकल है तो कहेंगे विधि जैसी है उसकी बात करो। कहते ना सारी पौराणिक बातें बंद होनी चाहिए, विधि जैसी है। लेकिन
इनकी विधि जैसी है उसका अर्थ भिन्न है। जैसे हमने कहा ना, प्रोसिक्यूटर आप पर आरोप लगाएगा, उसका भाव दूसरा है, इसलिए वो आरोप दूसरा है, और वही आरोप जब आपका निकटस्थ लगाएगा उसका भाव दूसरा है, इसलिए उसका आरोप वही नहीं है जो प्रोसिक्यूटर का है। यद्यपि शब्द दोनों के एक है, शब्द तो दोनों के एक है, लेकिन भाव का परिवर्तन अर्थों में परिवर्तन पैदा करता है। तो ऐसे ही प्रमाणवादी जब कहते हैं विधि जैसी है हम उसका अध्ययन करेंगे, तो उनका उनका अर्थ होता है, उनका मंतव्य होता है कि विधि के प्रारूप में जो है हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, विधि जैसी है, संप्रभु का समादेश के तौर पर जो विधि हमें प्राप्त हुई है वो जैसी भी है हम उसका अध्ययन करेंगे। इनका मतलब है विधि जैसी है यानी वो जैसा भी प्रभाव दे रही है। विधि जैसी है यानी नियम कुछ भी हो, वो जो प्रभाव दे रहा है हम उसका अध्ययन करेंगे। ये विधि जैसी है, इस शब्द का अर्थ प्रभाव से ले रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रयोग सिद्धवादी, फलमूलकवादी, फलमूलकवाद को प्राग्मेटिज्म, ठीक है, प्राग्मेटिज्म ये कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये प्राग्मेटिज्म इसका उपयोग कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटलिस्ट ये हैं, ये प्रयोग सिद्धवादी हैं, ये फलमूलकवादी हैं, और ये फलमूलकवाद को और प्रयोग सिद्धवाद को विधि जैसी है इस संज्ञा से विभूषित कर रहे हैं और निर्णय इसे विधि बता रहे हैं। इसलिए निर्णय के पीछे जो ताकतें काम करती हैं उनकी खोज कर रहे हैं, और जब उनकी खोज कर रहे हैं तो न्यायाधीश का सामाजिक आर्थिक परिवेश आदि की बात कर रहे हैं, और वो समाजशास्त्रीय संबंध है, और न्यायालय का निर्णय समाज के जो, ठीक है, तत्कालीन दशा समाज की होती है उससे भी प्रभावित होता है। इसलिए समाजशास्त्र की भूमिका भी निर्णय में देख रहे हैं, इसलिए एनालिटिकल और समाजशास्त्रियों का मिक्सचर है। लेकिन समाजशास्त्रियों से भिन्न यहां पर है कि उनके अध्ययन का जो मुख्य बिंदु है वो समाज है, कानून पर अध्ययन उनका गौड़ हो जाता है। इनका मुख्य अध्ययन, ठीक है, कानून पर है। कानून क्या है वो अलग बात है, कागजी नियम है या न्यायिक निर्णय वो अलग बात है, लेकिन इनका मुख्य अध्ययन कानून पर है, समाज का अध्ययन उसके सहायक के तौर पे है। प्रमाणवादी इसलिए कि विधि जैसी है उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रमाणवादियों से भिन्न भी हैं, वो विधि जैसी है के माध्यम से प्रारूपिक विधि का अध्ययन करना चाहते हैं, ये प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रियलिस्टिक स्कूल। कल हम लोग एक्चुअल जो रियलिस्टिक विचारधारा के लोग हैं उन पर बात करेंगे।